क्या छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी का ज्यादा छापा पड़ता है? इसके अलावा हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि अगर रिसर्च पेपर को लेकर खुफिया विभाग पूछताछ करेगा, पत्रकार किसानों की बात करेगा तो उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और कबाड़ में बेची जा रही सरकारी किताबों का वीडियो बनाएगा तो उस पर एफआईआर हो जाएगी। तब फिर विपक्ष और पत्रकारिता का बचना इस देश में मुश्किल हो जाएगा। पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा विभाग बचा है जिसके दफ्तरों में आयकर या ईडी का छापा नहीं पड़ता हो? छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जहां ईडी या आयकर विभाग ने दबिश ना दी हो? हमने इन छापों को लेकर छपी हुई खबरों से ही छानबीन की है और छत्तीसगढ़ में कुछ और लोगों से जानकारी मांगी। हर छापे में राजधानी रायपुर का जिक्र तो रहता ही है। इसके अलावा दुर्ग, धमतरी, कोरबा, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, जगदलपुर, महासमुंद जिले का नाम भी आता है। विभागों के हिसाब से देखेंगे तो आबकारी विभाग जिसका संबंध शराब की बिक्री से होता है, खनिज विभाग जिसका संबंध कोयला और अन्य खनिजों से होता है, परिवहन विभाग, जीएसटी भवन और लेबर विभाग में भी छापे पड़ चुके हैं। क्या ईडी छत्तीसगढ़ सरकार को खास तौर से निशाना बना रही है? यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या ईडी के बहाने राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है? क्या ईडी को इन कथित घोटालों के तार रमन सिंह की सरकार के 15 साल के दौर से जुड़े हुए नहीं मिलते हैं? अगर किसी विभाग में घोटाला हो रहा है तो इससे पहले से भी होता रहा होगा। क्या ईडी ने अपनी जांच या छापे में इन संभावनाओं को देखा है या वो देखना ही नहीं चाहती है? इसका अध्ययन करना चाहिए कि यही ईडी छत्तीसगढ़ कितनी बार छापे मारने जाती है। जब बीजेपी के रमन सिंह सरकार में मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार के दौर में चावल घोटाले से लेकर न जाने कितने घोटालों के आरोप लगे। क्या ईडी को कभी नहीं लगा कि उनकी छानबीन करनी चाहिए? हम छत्तीसगढ़ की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब तब वहां छापे पड़ने की खबर आ जाती है। उस दिन भी छापा पड़ा जब भारत चांद की तरफ देख रहा था और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना जन्मदिन मना रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और 2 ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के यहां छापा पड़ा है। एक व्यवसायी विजय भाटिया के यहां भी दबिश दी गई है। बताया जाता है कि राज्य सरकार के करीबी हैं। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई भी दी तो मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित कारोबारियों के यहां ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है इसके लिए आभार। कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं? इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं। चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते। फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। वो सारे राजनीतिक सवाल ही पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ECIR नंबर नहीं है और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने, बदनाम करने की कोशिश। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे पत्रकार साथी वहाँ गए भी थे और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ बिना ECIR नंबर के वहाँ पहुँच गए, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो तो जो वेंडर है उसके यहाँ पहुँच गए। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुँच गए। मेरे जो OSD है, जो चूँकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में OSD नियुक्त करते हैं, जो किसी की बीमारी का, किसी का और कुछ काम है, जो दैनंदिनी आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं। उसके घर में पहुंच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो,
जुडिशरी हो, सब पे ये आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों के छापों की भी जांच होनी चाहिए और इसकी भी कि ये एजेंसियां कितनी बार बगल के मध्य प्रदेश जाती हैं, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार या बीजेपी के विधायकों के यहां छापे मारती हैं। हमने अखबारों में छपी खबरों को लेकर रैंडम सर्च किया कि मध्य प्रदेश में ईडी का छापा किस तरह का होता है, तो वहां पर बीजेपी के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के ओएसडी या उनके करीबी आईएएस अधिकारी के यहां छापे की खबर नहीं मिली, या होगी भी तो इतनी मामूली तरीके से छपी है कि मेरी नजर से चूक गई होगी। खैर, हम दावा नहीं करते कि सारी खबरें देख ली हैं, मगर यह जानना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक हस्तियों और सरकारी अधिकारियों के हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छापों के क्या रिकॉर्ड हैं।